नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जीवित रहते सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले और मरणोपरांत देश के सबसे विवादास्पद प्रधानमंत्री के बारे में। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू और विवादास्पद क्यों नहीं? आखिरकार भक्तों की माने तो सारी समस्या की जड़ में तो वही हैं। उनको शायद अपने ख़ानदान का पता न हो, मगर जवाहरलाल के पुश्तों का खतियान तो खोज ही लिया है। उन्होंने उनके चरित्र चित्रण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या हुआ जो कुछ बेवकूफ़ लोग उनको आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं? क्या हुआ जो उनकी रुचि वैज्ञानिक खोज, तर्कपूर्ण डिबेट इत्यादि में थी? क्या हुआ जो नेहरू सामाजिक समरसता के कट्टर समर्थक थे? उनकी गलती तो है। उन्होंने चाहे जो भी और जितने भी अच्छे काम किए हों, उसको कौन याद रखता है। इसलिए मैं भी चेला हो चुका हूँ भक्तों का। आज मैं थोड़ी बहुत बात करूँगा नेहरू की असफल चाइना पॉलिसी की। बात 1954 की है। जवाहरलाल नेहरू चीन यात्रा पर गए माओ जेदांग और झाओ इनलाई से मिलने के लिए। क्या ज़बरदस्त स्वागत हुआ। लगभग 1 मिलियन लोग सड़कों पर उतर गए उनके स्वागत में। नेहरू भी बड़े अच्छे बोले चाइना के बारे में। वापस जब लौटे तो कलकत्ते में भाषण दिया। चाइना के बारे में उन्होंने बोला कि वो लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, वो लोग अपने देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, गरीबी से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरा स्वागत इतने प्रेम से इसलिए नहीं किया कि मैं जवाहरलाल नेहरू किन्हीं खास गुणों से संपन्न हूँ, बल्कि इसीलिए किया क्योंकि मैं 130 करोड़ वाले देश भारत का प्रधानमंत्री हूँ। सॉरी, तब कहाँ 130 करोड़, मैं भी भावनाओं में बह गया। हाँ, उन्होंने यह ज़रूर कहा कि मैं भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री हूँ, इसीलिए मेरा इतना भव्य स्वागत हुआ। वो लोग भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं, मगर चीन तो चीन निकला। क्या हुआ जो भारत और चीन का 1600 साल पुराना संबंध था? क्या हुआ जो दोनों देश के नेता एक ही झूले पर झूल सकते हैं? क्या हुआ जो उन्होंने हाथ मिलाया, हमने उन्हें गले लगाया? नेहरू ने भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, चीन ने मगर विश्वासघात किया। नेहरू की गलती यह थी कि उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों के द्वारा विदेश नीति को परिभाषित करने की कोशिश की। आत्ममुग्धता में लोग कई बार भूल जाते हैं कि विदेश नीति नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों से परिभाषित नहीं होती है। ऐसे में उनकी आलोचना तो होनी ही चाहिए थी और हुई भी, बहुतों ने की। 1959 में जब चीन के साथ सीमा पर पहली बार झड़प हुई तो उस वक्त दीनदयाल उपाध्याय जी ने नेहरू की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चीन के संबंध में पूछा, क्या भारत की यह अज्ञानता है? क्या यह कायरता है? क्या यह सैद्धांतिक द्वंद्व है या कमज़ोर राष्ट्रीयता की निशानी है? ऐसा कह उन्होंने नेहरू पर निशाना साधा। 1959 में हुआ झड़प 1962 के युद्ध की नींव बना। देश के आज़ाद हुए मात्र 15 वर्ष हुए थे। कमज़ोर आर्थिक और सैन्य शक्ति वाला भारत। मगर अच्छी बात यह रही कि नेहरू ने कभी भी दीनदयाल जी को टारगेट नहीं किया। किसी ने भी सरकार से सवाल पूछने पर उन्हें देशद्रोही नहीं कहा। वो 1962 का कमज़ोर भारत था। आज हम 2020 के सशक्त भारत में हैं, मजबूत और परमाणु शक्ति संपन्न भारत। दुनिया में हमारी धाक है कि नहीं? कहते हैं गलती होती है, मगर अगर गलती दोहराई जाए तो उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। इस बार वही गलती हुई जो नेहरू ने की, मगर उम्मीद कीजिए इतिहास से सीखकर आगे कोई बड़ी गलती नहीं करेंगे। 1 इंच ज़मीन भी चीन को लेने नहीं देंगे, चाहे मामला गलवान घाटी का हो या हॉट स्प्रिंग का या पेंगोंग सो लेक का। खबरें आ रही हैं कि चीन पेंगोंग सो लेक के फिंगर 4 पर आकर बैठ गया है। फिंगर 4 से 8 तक का एरिया ग्रे एरिया है। यहाँ फिंगर 4 से 8 तक भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे और 8 से 4 तक चीनी सैनिक भी आते हैं। दोनों का दावा इस इलाके पर है।
मगर इस बार चीनी सैनिक फिंगर 4 और उससे सटे पहाड़ियों पर आकर बैठ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली उतना महत्व नहीं है इस जगह का, मगर कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता है, अपने कब्जे के क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है और ऊंची पहाड़ियों को अपने कब्जे में करना चाहता है। इसलिए वह हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में LAC से 3 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, फिंगर 4 पर उसके कब्जे से हमारा चुसूल वाला इलाका अधिक वल्नरेबल हो जाएगा। यह वही इलाका है जहां 1962 के युद्ध में भारत को थोड़ी सफलता मिली थी। यहीं पर फेमस रेजांग ला का युद्ध हुआ था, जिसमें 120 बहादुर भारतीय सैनिकों ने लगभग 1300 चीनी सैनिकों को मारा था। 13 कमाओ बटालियन के चार्ली कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह ने किया था। मेजर शैतान सहित 114 भारतीय सैनिक इस लड़ाई में शहीद हुए। मेजर शैतान सिंह वो सबसे बड़ा, उनको सैन्य पदक परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अगर आपको लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ गाना याद हो, ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसमें उन्होंने एक जगह गाने के बोल में बोला 10-10 को एक ने मारा, तो वह लाइन शायद इसी लड़ाई के संदर्भ में थी। उम्मीद है भारतीय नेतृत्व चीन के सामने नहीं झुकेगा, 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेगा। यह वही नेतृत्व है जो अखंड भारत की बात करने वाले संगठन की सहयोगी है। इसीलिए अपनी वाजिब ज़मीन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। वैसे भी नेहरू के असफलता की माला कब तक जपेंगे। लेटेस्ट खबर यह है कि भारतीय और चीनी आर्मी के कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत सकारात्मक रही है। दोनों ही आर्मी के डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हुए हैं। वैसे तो वो गलवान घाटी में भी राजी थे, मगर बाद में झड़प हुई, हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए, हमने उनके भी सैनिकों को मारा। इसीलिए एक विशेष सावधानी की तो ज़रूरत है ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। एक नई खबर आ रही है। 15 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में जो लड़ाई हुई थी गलवान वैली में, जिसमें कि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए और चाइना के भी 43 सैनिक मारे गए थे, ऐसी खबरें थी। वहाँ पर कहा जा रहा था कि चाइनीज़ आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार अपने इलाके में चले गए हैं, मगर जो बाद की सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं और ख़बरें आ रही हैं, उससे यह पता चल रहा है कि चाइनीज़ आर्मी वापस इंडियन एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ठीक बगल में कैंप जो है सो बना चुके हैं और रह रहे हैं। तो ये निश्चित ही चिंता की बात है। हालांकि जैसा कि मैंने बोला था कि उच्च स्तरीय बैठक हुई थी चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के कॉर्प्स कमांडर के बीच में और डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी, मगर चाइना की इस हरकत से संदेह तो पैदा होता ही है। इसीलिए न्यूज़ पर थोड़ा ध्यान रखिए। धन्यवाद।